गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठशाला शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर जो 7 है पी ब्लॉक एलिमेंट, और चैप्टर नंबर 8 जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उनके क्वेश्चन आंसर जिनमें आपकी प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया था। फिर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि एक समान विद्युत ऋणात्मकता होते हुए भी लगभग एक समान विद्युत ऋणात्मकता होने के पश्चात हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। इसका क्या कारण है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग निर्मित करती है, जबकि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग निर्मित नहीं करती। इसका कारण है क्लोरीन का आकार जो होता है तो नाइट्रोजन की अपेक्षा बड़ा होता है। यानी नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर 15 ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और क्लोरीन कहाँ आता है, यहाँ पे 16 ग्रुप एलिमेंट आते हैं। ये 15 ग्रुप एलिमेंट हो गए 16, यहाँ 17 ग्रुप क्लोरीन। यानी इधर से इधर जाएंगे साइज छोटा होगा, लेकिन इधर से इधर जाएंगे आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान है, फिर भी नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग निर्मित करता है, जबकि क्लोरीन नहीं करता है। इसका कारण है क्लोरीन का परमाणु आकार जो होता है वो क्लोरीन की अपेक्षा, यानी नाइट्रोजन का आकार जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। यदि परमाणु त्रिज्या की बात करूँ तो नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या लगभग होती है 75 पिकोमीटर, और क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या की यदि बात करूँ तो ये होती है 99 पिकोमीटर। तो यानी इसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होने के कारण ऐसा होता है, और नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग निर्मित करता है उसमें क्या पाई जाती है, पोलराइजेशन पाई जाती है, ध्रुवीकरण पाया जाता है। पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण की क्रिया पाई जाती है, इसलिए नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकती। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस चैप्टर के बाद अपन बात करते हैं 9 वाला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक की अपन ने बात की थी, यानी डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं, डी ब्लॉक की धातुएं किसका निर्माण करती हैं, उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण करती हैं, जिसमें धातु और लिगेंड के मध्य या दाता परमाणु जो होता है उसके मध्य क्या होता है, उपसह संयोजक बंध होता है। एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है, वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजक यौगिक कहलाता है। अब मैं बात करती हूँ डेफिनेशन की, यानी उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, तो वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु वो उदासीन भी हो सकता है और आयन के रूप में भी हो सकता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य उदासीन अणुओं या आयनों के साथ, यानी उदासीन भी हो सकते हैं वो, और आयनों के साथ उपसह संयोजक बंध द्वारा बंधित होता हो, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। यानी जैसे देखिए ये है एक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक है, इसमें ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीकरण अंक के रूप में लिखें तो किस रूप में है, आयन के रूप में है। तो वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य उदासीन अणु या आयन, तो साइनाइड पे चार्ज होता है, ये उदासीन नहीं है, ये उदासीन भी हो सकता है। यदि यहाँ पे कार्बोनाइल लें या NH3 लें तो वो क्या होते हैं, उदासीन लिगेंड होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। उपसह संयोजक बंध क्यों बनाते हैं, क्योंकि धातु की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की, और इलेक्ट्रॉन देने के कारण धातु के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये +2 भी हो सकता है, यहाँ पर इसके ऊपर +3 भी हो सकता है। तो यानी आयरन 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अंक +2 भी प्रदर्शित करती है और +3 भी प्रदर्शित करती है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को, यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हुई है, ये इस स्पीसीज के द्वारा दिए जाएंगे। तो यानी उदासीन अणुओं या आयनों के साथ
क्या बनाती है, उपसय संयोजक बंध बनाती है केंद्रीय धातु आयन, और फिर जो यौगिक निर्मित होता है वही क्या कहलाता है, उपसय संयोजक यौगिक कहलाता है। तो यहाँ आयरन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी है, धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। साइनाइड जो है इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, फिर क्या बंध बनाया जाएगा, उपसय संयोजक बंध बनाया जाएगा। अब ये उपसय संयोजक यौगिक ऑक्टाहाइड्रल भी हो सकते हैं, टेट्राहाइड्रल भी हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकते हैं। तो वो तो उसके हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है या कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है कि कितने लिगेंड उसके साथ में जुड़े हुए हैं। पूरा डिस्कस करेंगे अपन इस चैप्टर में। क्या उपसय संयोजन संख्या होती है, क्या लिगेंड होता है, क्या समन्वय मंडल होता है, क्या केंद्रीय आयन होता है। तो यानी इस तरह से ये जो बंध निर्मित किए जाते हैं ये कहलाते हैं उपसय संयोजक बंध, और इस तरह के यौगिक का क्या कहलाते हैं, उपसय संयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब उपसय संयोजक यौगिकों के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो था वर्नर। वर्नर ने 1898 में उपसय संयोजक यौगिकों के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और उस सिद्धांत की कुछ अभिधारणाएं थी। उपसय संयोजक यौगिकों में उसने क्या बताया कि उपसय संयोजक यौगिकों में धातु की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। एक होती है धातु की प्राथमिक संयोजकता, और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। अब ये जो चीजें थी अब तो सिलेबस से हटा दी गई हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। प्राथमिक संयोजकता जो होती है ये आयनिक होती है, और ये जो है ये ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट की जाती है। यानी धातु का जो ऑक्सीकरण अंक होता है, यानी कोई भी कंपाउंड है उपसय संयोजक यौगिकों में क्या होगी, डी ब्लॉक की धातु होगी तो उसका ऑक्सीकरण अंक होगा। ऑक्सीकरण अंक जो है वो पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव को किसके द्वारा संतुष्ट किया जाएगा, ऋण आयनों के द्वारा। तो धातु की प्राथमिक संयोजकता किसके द्वारा संतुष्ट की जाती है, ऋण आयनों के द्वारा। और प्राथमिक संयोजकता जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, धातु के ऑक्सीकरण अंक को, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। बात करती हूँ द्वितीयक संयोजकता की। तो द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो अनआयनिक होती है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करती है, द्वितीयक संयोजकता जो है जो कि उदासीन भी हो सकती है, ऋण आयनिक भी हो सकती है, जो कि उदासीन अणु ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी धातु की उपसय संयोजन संख्या जो होती है ना वो द्वितीयक संयोजकता को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात मेरा कहने का जो मतलब है, यानी धातु की उपसय संयोजन संख्या जो होती है उसकी उपसय संयोजन संख्या क्या होती है, उसकी द्वितीयक संयोजकता होती है। और उसका ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो क्या होती है, उसकी प्राथमिक संयोजकता। और उपसय संयोजन संख्या कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, तो कोई भी उपसय संयोजक यौगिक जो भी दिया हुआ है उसमें केंद्रीय धातु आयन के साथ, अब वो तो लिगेंड पे डिपेंड करता है कि यानी एक दंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है या बहुदंतुक लिगेंड है। तो ये आपको बाद में समझाएंगे, इसी चैप्टर में आएगा। एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है और बहुदंतुक लिगेंड क्या होता है, उस पर डिपेंड करती है। यानी उसने कितने बंध बना रखे हैं, यदि एक बंध बना रखा है और फिर उनकी संख्या यदि 6 है, जैसे यहाँ पर उपसय संयोजन संख्या कितनी है, 6 है। इन धातु के साथ में कितने लिगेंड ने बंध बना रखे हैं, 6 लिगेंड ने और एक बंध बना रखा है। तो धातु की उपसय संयोजन संख्या क्या होगी, या द्वितीय संयोजकता कितनी हो गई, 6 हो गई। और ऑक्सीकरण अंक की बात करूँ तो ऑक्सीकरण अंक यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका कैलकुलेट करना उसका अक्ष मान लेंगे। जैसे कि फॉर Fe6 में यदि आयरन का कैलकुलेट करें तो आयरन का अक्ष मान लेंगे। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है,
प्लस का 1, क्योंकि ये क्षार धातु है। क्षार धातुओं पे चार्ज कितना होता है? प्लस का 1। कितने पोटेशियम है? 4। प्लस आयरन कितना है? 1, तो 1 अक्स मान लेंगे। प्लस साइनाइड पे कितना होता है? माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 0 है। तो यानी 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा? x - 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आयरन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? प्लस का 2। यानी प्राथमिक संयोजकता कितनी है? प्लस की 2 है। और द्वितीयक संयोजकता कितनी है? 6 है। तो ये प्राथमिक संयोजकता और ये होती है द्वितीयक संयोजकता। यानी वर्णन ने उपसय संयोजक यौगिकों का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत की कुछ अभिधारणाएं दी थी। उसने बताया था कि उपसय संयोजक यौगिकों में धातु की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। एक प्राथमिक संयोजकता होती है, दूसरी द्वितीयक संयोजकता होती है। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयनिक प्रकार की होती है। द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो अनायनिक प्रकार की होती है। प्राथमिक संयोजकता जो है वो धातु के ऑक्सीकरणांक को रिप्रेजेंट करती है और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो उपसय संयोजक संख्या को रिप्रेजेंट करती है। धातु का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे? वो अपन अक्स मान करके निकाल लेंगे। यदि लिगेंड के ऊपर चार्ज पता है और कोई इसके साथ में जुड़ा हुआ है आयन, उसके ऊपर यदि चार्ज पता है तो अपन ऑक्सीकरण अंक उसका निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर केंद्रीय धातु आयन के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। यदि एक दंतुक हैं तो वो उनकी संख्या, जितनी संख्या उतनी उपसय संयोजन संख्या हो जाएगी। यदि द्विदंतुक हैं तो उस स्थिति में अपन जितने उसने बंध बना रखे हैं, कितना जुड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो ये अपन आगे फिर से डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है और बहुदंतुक लिगेंड क्या होते हैं। तो ये तो आगे डिस्कस करेंगे, तभी पूरा समझ आएगा। अब मैं बात करती हूँ योगात्मक यौगिक की। यानी योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड। योगात्मक यौगिक जब 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में यदि मिश्रित कर दिया जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है। और ये जो क्रिस्टल फॉर्म में जो पदार्थ प्राप्त होता है या यौगिक जो प्राप्त होता है, इसी को अपन क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को अपन एक निश्चित अनुपात में, आणविक उनका अनुपात जो है उसमें मिश्रित करके अपन वाष्पित किया जाता है तो क्रिस्टल के फॉर्म में जो यौगिक प्राप्त होता है, तो जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं उसको ही अपन क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिटकरी। फिटकरी को क्या बोलते हैं? पोटासिलम। फिटकरी, फिटकरी को बोला जाता है पोटासिलम। जैसे पोटासिलम फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का 3 प्लस 24H2O। इनको यानी एक निश्चित आणविक अनुपात में मिश्रित कर इनको वाष्पित किया जाता है इस मिश्रण को, तो इसके फलस्वरूप नई स्टोइकियोमेट्री पदार्थों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और इस यौगिक को अपन क्या बोलते हैं? योगात्मक यौगिक बोलते हैं। तो ये तीनों जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे? एक निश्चित आणविक अनुपात है, इनका मिश्रण है, मिश्रण को अपन वाष्पित करेंगे तो इस दौरान क्या निर्मित होगा? योगात्मक यौगिक निर्मित होगा। तो यानी यहाँ से किसका निर्माण हो जाएगा? K2SO4 डॉट Al2SO4 का 3 डॉट चॉइस H2O। और इसी को क्या बोला जाता है? पोटासिलम यानी फिटकरी बोला जाता है, पोटासिलम। या मोर लवण, कई बार पूछ लिया जाते हैं ये सूत्र योगात्मक यौगिकों के उदाहरण बताइए, या पोटासिलम का सूत्र क्या होता है, मोर लवण क्या होता है। तो मोर लवण जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? आयरन का सल्फेट होता है प्लस अमोनियम सल्फेट होता है प्लस 6H2O।
इन तीनों को जब मिश्रित कर देते हैं तो किसका निर्माण होता है? फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इनको जोड़ करके लिख देंगे .6H2O। ये क्या कहलाता है? मोर लवण कहलाता है। बात करती हूँ कार्नेलाइट की, जिसका सूत्र अपन ने पहले भी पढ़ा था। कार्नेलाइट क्या होता है? यानी कार्नेलाइट किसका मिश्रण होता है? KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। इसको जोड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसको क्या बोला जाता है? कार्नेलाइट बोला जाता है। या पोटेशियम साइनाइड है, उसकी क्रिया करवा दूं फेरस साइनाइड के साथ में, तो किसका निर्माण होगा? K4FeCN6 का निर्माण होता है, जिसको बोला जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। या कॉपर सल्फेट की क्रिया करवा दूं अमोनिया के साथ में। इस तरह से जो यौगिक निर्मित होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। बात करती हूँ योगात्मक यौगिक के प्रकार की, यानी ये योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डबल साल्ट, द्विक लवण, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संकुल यौगिक। बात करती हूँ मैं डबल साल्ट की, यानी द्विक लवण क्या होते हैं, फिर बात करेंगे संकुल यौगिक की। पहले बात करते हैं डबल साल्ट की। डबल साल्ट यानी द्विक लवण क्या होते हैं? द्विक लवण जो होते हैं सॉलिड स्टेट में, यानी ठोस अवस्था में ये स्थायी होते हैं। ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। कैसे स्थायी होते हैं? यानी ठोस अवस्था में जैसे हैं उस रूप में ही रहेंगे, लेकिन अपन इनका विलयन बनाएंगे, जैसे जल में इनको घोलेंगे या अन्य किसी विलायक में घोलेंगे, तो उस अवस्था में क्या होते हैं? विलयन प्रावस्था में स्थायी नहीं होते। उस अवस्था में ये टूट जाते हैं। जिन भी आयनों से मिलकर के बने हुए होते हैं सारे आयनों में टूट जाते हैं। जैसे फिटकड़ी है, फिटकड़ी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 424H2O। तो इसको जल में अपन डिजोल्व करेंगे तो इस स्थिति में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? K+ का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी 2K+ आ जाएंगे, प्लस SO4 जो है जितने भी आयन सल्फेट आयन के, ये 2 3 ये हो गए, 4 हो गए, प्लस कितने और आयन आएंगे? 4 सल्फेट आयन आ जाएंगे। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं, तो 2Al प्लस का 3 प्लस का 24H2O। यानी सारे आयन प्राप्त हो जाएंगे जिनसे भी ये मिल करके बने हुए होते हैं। तो यानी ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन विलयन प्रावस्था में जब अपन डिजोल्व करते हैं किसी विलायक में, जब ये डिजोल्व होते हैं, जल में यदि डिजोल्व करेंगे तो इस स्थिति में ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जिन भी आयनों से मिल करके बने हुए होते हैं कि ये सारे आयन इस विलयन में प्रेजेंट हैं। अब मैं बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, यानी संकुल यौगिक क्या होते हैं। तो संकुल यौगिक की बात करूं तो संकुल यौगिक जो होते हैं, यानी दूसरे जो हैं वो हैं संकुल यौगिक। संकुल यौगिक जो होते हैं इनको उपसह संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। उपसह संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। ये जो यौगिक हैं ठोस और विलयन प्रावस्था या जलीय विलयन जो होता है, जलीय विलयन अवस्था दोनों में क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। यानी डबल साल्ट की मैंने बात की थी, तो डबल साल्ट जो होते हैं वो केवल ठोस प्रावस्था में स्थायी होते हैं। विलयन प्रावस्था या जलीय प्रावस्था में वो क्या होते हैं? अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। लेकिन ये ठोस प्रावस्था
और जलीय विलयन अवस्था दोनों में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, क्योंकि ये जिन भी आयनों से मिलकर के बने हुए होते हैं उन पूरे आयनों में ये विभक्त नहीं हो पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। जब इसको जल में डिजोल्व करेंगे तो ये किस किस आयन का टेस्ट देगा, केवल पोटेशियम आयन का, और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है FeCN6 ये ऐसा कैसा रहेगा। पोटेशियम आयन यानी अब ये मिलकर के किन किन से मिलकर के बना है, 4 पोटेशियम से मिलकर के बना है, एक आयरन है, उस आयरन का ऑक्सीकरणक जो कि अपन निकाला +2 ऑक्सीकरणक है यहाँ पर आयरन का, CN6 यानी 6 साइनाइड आयन का टेस्ट, यानी 3 आयन से मिलकर के बना है तो 3 आयन का टेस्ट इसको दिया जाना चाहिए, जबकि ये 3 आयन का टेस्ट नहीं देता है, केवल 2 का देता है, तो यानी इसमें ये विभक्त नहीं होता, तो यह पूरे अपने आयनों में नहीं टूटता है जलीय विलयन प्रावस्था में। ये हो जाएगा संकुल यौगिक। तो कई बार पूछ लिया जाता है डबल साल्ट और संकुल यौगिक में क्या अंतर है। तो डबल साल्ट जो होता है वो क्या होता है, ठोस अवस्था में स्थायी होता है, विलयन प्रावस्था में वो अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है जिनसे कि वो मिलकर के बना होता है। एग्जाम्पल आप चाहे पोटासियम फिटकरी का दे देना, चाहे मोर लवण का दे देना, चाहे और कोई एग्जाम्पल जैसे कार्नेलाइट का दे देना। और संकुल यौगिक में क्या होता है कि संकुल यौगिक जो होते हैं उनको उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। ठोस और विलयन प्रावस्था दोनों में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इस कोऑर्डिनेशन यानी जो समन्वय मंडल पूरा है उससे कोई भी यानी आयन नहीं निकलेगा। यह जलीय विलयन प्रावस्था में क्या होगा, अपने आयनों में विभक्त नहीं होगा। इन ठोस प्रावस्था और विलयन प्रावस्था दोनों में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिकों की तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, चाहे आप CuNH3 सल्फेट का एग्जाम्पल दे दो, चाहे पोटेशियम, चाहे इसको कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल दे दो, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, संकुल यौगिकों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दावलियां हैं कि केंद्रीय आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, समन्वय बहुफलक क्या होता है, समन्वय मंडल क्या होता है, आयनिक मंडल क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, बहुदंतुक लिगेंड क्या होते हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जिनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं केंद्रीय आयन। केंद्रीय आयन या केंद्रीय धातु आयन क्या होता है। तो केंद्रीय धातु आयन यानी उपसहसंयोजक यौगिकों में धनायन या उदासीन धातु परमाणु, यानी या तो वो धनायन के रूप में होगा, धातु है, इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, या वो उदासीन होगा यानी उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जाएंगे, उस कंडीशन में उदासीन रूप में होगा। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, लिगेंड जुड़ा हुआ है। ऐसा उदासीन अणु या ऋणायन जुड़ा हुआ होता है जो इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है उपसहसंयोजक यौगिकों में। तो ये क्या कहलाता है, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल CuNH3 CuNH3 सल्फेट हो गया। अब देखिए इसमें ये जो है ये केंद्रीय आयन है, इस केंद्रीय आयन ये यहाँ पर किस अवस्था में है, ये धनायन के रूप में है। उदासीन लिगेंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, भार सल्फेट आयन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो धनायन है इस धनायन के साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है, इस लिगेंड ने इसके साथ नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दिए हैं और उपसहसंयोजक बंध का निर्माण इसके साथ कॉपर के साथ किया है। तो जो उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो, लिगेंड द्वारा उसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हों, धनायन या उदासीन धातु परमाणु क्या कहलाता है, केंद्रीय आयन कहलाता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही का व्यवहार शो करता है।
इलेक्ट्रॉन ग्राही, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ग्रहण करता है। पेयर ग्रहण करता है तभी तो किसका निर्माण करता है, उपसय संयोजक बंध का निर्माण करता है। यानी नाइट्रोजन के द्वारा दिए गए हैं, जिसके द्वारा दिए जाते हैं, जिसको देंगे, तीर का एरो का निशान किधर होगा, उस पर धातु आयन की तरफ होगा। इसके द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। ये होता है उपसय संयोजक बंध। तो यानी केंद्रीय आयन जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, क्योंकि धातु परमाणु धातु कौन सा चार्ज उपस्थित है, उपसय संयोजक यौगिकों में पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है, या उदासीन होगी तो पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है, या उदासीन है तो उस स्थिति में इसके रिक्त कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है, इसके पास रिक्त डी कक्षक अवेलेबल होते हैं। इस कारण लिगेंड द्वारा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, और इसी कारण डी ब्लॉक की धातुओं के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, संकुल यौगिकों के उपसय संयोजक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। तो ये हो जाएगा केंद्रीय आयन। बात करती हूँ लिगेंड की, यानी दूसरी टर्म जो है वो है लिगेंड। ये लिगेंड जो होती है ये पोलर स्पीसीज होती है, या होता है ऋण आयनिक, जिस पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, उपस्थित होता है, जो कि किसको दे देता है, केंद्रीय आयन को दे देता है। तो यानी ऋण आयनिक भी हो सकता है, या पोलर स्पीसीज, जिसमें नाइट्रोजन पर क्या है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पर ध्रुवीय अणु है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये आसानी से क्या कर सकता है, केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसय संयोजक बंध का निर्माण कर सकता है। तो केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसय संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के साथ जो स्पीसीज जुड़ी हुई होती है, ध्रुवीय अणु या ऋण आयन, तो वो क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। ये हमेशा क्या करता है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है वो केंद्रीय आयन को दे करके किसका फॉर्मेशन करता है, उपसय संयोजक बंध का निर्माण करता है, और क्या कहलाता है, दाता परमाणु कहलाता है। लिगेंड हमेशा दाता स्पीशीज होती है, और धातु जो होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर ग्राही स्पीशीज होती है। तो यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीशीज केंद्रीय आयन होता है, और इलेक्ट्रॉन दाता जो होता है वो क्या होता है, लिगेंड होता है, और दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, उपसय संयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। बाकी के जो हैं, एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, समन्वय बहुफलक क्या होता है, समन्वय मंडल क्या होता है, आयनिक मंडल क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।